हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं उस टॉपिक का जिसका नाम है पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिज्म। ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर सुना होगा, और इकोनॉमिक के भी। देखो, इसका जो अर्थ होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी उत्पत्ति होती कैसे है, इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं, इनकी विचारधाराएँ क्या हैं, मुख्य विचारधाराएँ क्या हैं, यानी कि इसके तत्व क्या हैं। इन पहलुओं को हम इस वीडियो में जानेंगे, और ये कैसे कैसे क्या क्या होता है इसको भी जानेंगे। और इसके आगे भी वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें आपको पूरी तरह से पूंजीवाद को समझने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको विशेषताएं, आलोचनाएं, संपूर्ण चीज़ें मिलेंगी। तो देखो, अभी हम शुरू करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, तब उसके बाद शुरू करेंगे बड़ी बड़ी चीज़ें। सबसे पहले जानेंगे कि पूंजीवाद का अर्थ क्या होता है। जैसा कि मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन व वितरण के साधनों अर्थात आर्थिक संसाधनों पर निजी नियंत्रण होता है। यानी कि सारी की सारी जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उन पे क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है उसका, यानी कि प्राइवेट हाथों में होते हैं। सब आपको संपत्ति का अधिकार रहेगा, समझे ना। जैसे कि उसमें राज्य ज़्यादातर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर राज्य हस्तक्षेप करता भी है तो एक बहुत ही सीमित करता है, बहुत ही सीमित होती हैं उसके अधिकार क्षेत्र राज्य की, यानी कि सरकार का, गवर्नमेंट का बहुत ही कम होता है। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है पूंजीवाद का वो है अमेरिका। अमेरिका में आप जो देखेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा उदारवाद को मान्यता मिली हुई है। वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवाद और उदारवाद पर ही काम करती है। पूंजीवाद हालांकि ये उदारवाद से ही जुड़ा हुआ है, इसको हम आगे बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो देखो, इसकी उत्पत्ति कब से और कैसे होती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है उसे 16वीं शताब्दी से माना जाता है। 16वीं शताब्दी में जब अर्थव्यवस्था के रूप में, वो भी ये नहीं कि राजनीतिक रूप में नहीं जाना जाता है, अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र में इसे ज़्यादातर मान्यताएं प्राप्त हुई हैं। इधर जब यूरोप में मध्यकालीन सामंतवाद का अंत होता है, यूरोप में मध्यकालीन जो सामंतवाद है उससे ये भी एक अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, इसे भी हम जानेंगे। और फिर देखते हैं, जब मध्यकालीन सामंतवाद का अंत होता है तो वहीं से शुरू होता है यूरोप में शहरीकरण का विकास। यानी कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी यात्राएं शुरू होती हैं, यूरोप से निकल के आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोलंबस, वास्को डी गामा यात्रा की जो करते हैं वो व्यापार करने के लिए, व्यापार की उम्मीद से ये अलग अलग राष्ट्रों में घूमते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ की कच्चे माल किस प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपने जान रहे होंगे, इंडिया में भी आया था वास्को डी गामा और देखा था यहाँ पे कितने कच्चे माल हैं, कैसे कच्चे माल हैं, और यहाँ से उठा के अपने देश में ले गए थे। ये आप कहानी सब तो जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। ओके, तो देखो, उसके बाद यहाँ से कच्चे माल लेके जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, व्यापार का बढ़ावा मिलता है, व्यापार और औद्योगिकीकरण का विकास होता है। यहीं से पूंजीवाद का धीरे धीरे जो चरण होता है वो बढ़ता जाता है। पूंजीवाद का पूरी अर्थव्यवस्था में इसका विस्तार होते जाता है। हालांकि अभी कई कंट्रियां हैं ऐसी जो पूंजीवाद को पूरी तरह से नहीं अपनाई हैं, कई कंट्रियां हैं जो अब इसे मानती ही नहीं है। हालांकि इंडिया में जो वो तो आप जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पे काम करता है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों। हाँ, और ये जो है पूंजीवाद, इसका जो विपरीत होता है वो क्या होता है, साम्यवाद। यहाँ मैं लिख देती हूँ साम्यवाद, यानी कि समाजवाद। ये आपने शब्द सुना होगा, क्या होता है, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको ये बता दूंगी। और फिर देखते हैं पूंजीवाद का जो राजनीतिक पहलू है वो क्या होता है। देखो, ये राजनीतिक पहलू उदारवाद से ही जुड़ा हुआ है। उदारवाद से क्यों जुड़ा है, आपको उदारवाद को जो फादर होते हैं वो हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में आपको हालांकि जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा। ये उदारवाद के पिता माने जाते हैं। इन्होंने 3 नेचुरल राइट्स की बात की है। 3 नेचुरल यानी कि प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो इसमें संपत्ति आया, यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, निजी संपत्ति का जो है इसमें ये इसकी विशेषता है, एक बहुत बड़ी विशेषता है निजी संपत्ति। तो इसीलिए इसे उदारवाद से जोड़ा जाता है, और ये उदारवाद का ही एक आर्थिक पहलू है। उदारवाद एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसमें कई छोटे छोटे विचारधाराएँ आती हैं। उदारवाद बहुत ही कहने के लिए छोटा है लेकिन बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसे पढ़ो तो
एक आपको नया टर्म मिलेगा आगे चल के, उदारवादी लोकतंत्र पढ़ने को मिलेगा। और देखो पूंजीवाद के जो पिता होते हैं वो हैं एडम स्मिथ। क्यों? क्योंकि ये अर्थशास्त्र के भी पिता माने जाते हैं, और पूंजीवाद जो है पूरी तरह अर्थशास्त्र से ही जुड़ा हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं, मैंने पहले ही शुरू में ही बता दिया। अब देखो पूंजीवाद की जो मुख्य विचारधाराएं यानी कि विशेषताएं भी बोल लो, इसके तत्व बोल लो या कुछ भी कह लो, क्या क्या है। तो उस निजी संपत्ति जो मैंने पहले ही बताया, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। एंड लाभ कमाना, यानी कि जो मेन मोटिव होता है क्या क्या होता है, लाभ कमाना, प्रॉफिट के उद्देश्य से काम करते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें एक शब्द आता है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, इस पे काम नहीं होता है। वो अपने जो भी कंपनी के मालिक होते हैं या जो भी बिजनेस होता है उसके जो मालिक होते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। हाँ, ये नहीं कि उसमें आपकी कल्याण, ये नहीं है कि सरकारी स्कूल है चलिए फ्री में पढ़ा लें, किसी को एजुकेशन नहीं मिला तो एजुकेशन देंगे, फ्री देते हैं, फ्री हेल्थ की सुविधा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें सारी की सारी होती है लाभ कमाना, वो प्रॉफिट के ही बेस्ड पे होती है सारी चीज़ें। प्रतिस्पर्धा बहुत होते हैं, आगे बढ़ने की होड़ मची रहती है, और अपने जो कंपटीशन में जो भी कंपनियों के पीछे करने की होड़ रहती है। कंपटीशन दिस इज नॉर्मल। एंड मुक्त बाजार से ये भी आएगा एक फ्री ट्रेड ये भी इसमें जोड़ा जा सकता है। फ्री मार्केट यानी कि जो भी होता है राज्य का हस्तक्षेप नहीं का मार्केट, जो भी प्राइस वगैरह जो भी तय होती हैं वो सब तय होती है फ्री मार्केट के बेस पे। मार्केट मतलब किस प्रकार से काम कर रहा है, इसकी डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। इसमें इसलिए इसे अर्थशास्त्र और राजनीति यानी कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों ही टर्म में पढ़ा जाता है। इसमें आप दोनों से जोड़ के पढ़ेंगे तो ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा। सो थैंक यू। ये सब जानने के लिए आपको अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको इसी प्रकार की वीडियोस अगले भी प्रदान करने वाली हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।